इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आपको दिखाएंगे इस वक्त कोरोना की सेकेंड वेव में मौतों का आंकड़ा तेजी से ऊपर की ओर कैसे भाग रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से निपटने की स्ट्रैटेजी पर कैबिनेट बैठक करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली सरकार कोरोना पर उठाए गए कदमों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक्शन में रहने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। इस वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी कोरोना महामारी के हालात की समीक्षा करेंगे। ये बैठक तब हो रही है जब कल से देश में 18 साल से 45 साल के बीच के आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना को लेकर बैठक में कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन संकट, वैक्सीनेशन और जरूरी दवाइयों की सप्लाई पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। कोरोना की सेकेंड वेव शुरू होने के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग भी कर चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग में क्या खास रहेगा जानेंगे। संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, कोविड क्राइसिस में वैसे तो मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में क्या क्या मुद्दे छाए रहेंगे? और जैसे देखिए, ये मंत्री परिषद की बैठक है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस भारी संकट के बीच, जबकि पहले ही प्रधानमंत्री देश के तमाम जो ऐसे उद्योगपति हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं उनसे मीटिंग कर चुके हैं, अधिकारियों से मीटिंग कर चुके हैं, फार्मा कंपनी के मालिकों से मीटिंग कर चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्रियों से बैठक कर चुके हैं। उनके पास पूरी स्थिति क्लियर है, देश की क्या स्थिति है और देश में क्या जरूरत है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने का मतलब एक ये है कि जो देश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ड्राइव चलने वाला है, इसमें क्या भूमिका हो सकती है मंत्रियों की। आपको ये देखना होगा कि देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं है और ऐसे में मंत्रियों को बाहर आना पड़ेगा, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और एक परसेप्शन का भी सवाल होता है। ऐसे संकट के दौर में अगर मंत्री नहीं दिखते हैं तो भी एक दिक्कत होती है। ये तमाम चीजें हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात जो इसमें होगी वो ये कि किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से मंत्रियों की इसमें भूमिका हो सकती है। कल से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना है भास्कर, और ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से आप बता रहे हैं डिसाइड किया जा सकता है कि मंत्रियों का इसमें क्या रोल रह सकता है, कैसे इसे आगे परस्यू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इधर आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होनी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कोर्ट में अपना पक्ष दाखिल करेंगी। इसके पहले कोरोना विस्फोट पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार को जवाब देने की बात कही। ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने के तरीके को लेकर और साथ ही लॉकडाउन लगाने पर अधिकार को लेकर। इन मामलों के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। वेदांता ने याचिका दायर कर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के स्टारलाइट प्लांट को ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए दोबारा खोलने की अनुमति मांगी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोनिका, आज जिन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, केंद्र की तरफ से उनका पक्ष कब तक दाखिल होगा, कब तक फैसला आ पाएगा? देखिए, ये जो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया इस पर अभी तक विस्तार पूर्वक सुनवाई नहीं हुई है। दोनों बार केंद्र सरकार को एफिडेविट फाइल करने को बोला है। पिछली सुनवाई में कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी भी सारे मुद्दों पर जो चर्चा आज से मुख्य तौर पर शुरू होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक पूरी क्या तैयारी की है, किन किन बातों का इस वक्त ध्यान रखा जा रहा है। खासतौर पर ऑक्सीजन की किल्लत जो हो रही है, जो दवाइयां जरूरी है, जो लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर क्या तैयारी है, बेड की संख्या क्या है, ये सारी चीजों का एक नेशनल प्लान जो है वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रही है। और आज 12:30 बजे सुनवाई है। इसके अलावा राज्यों को भी नोटिस जारी करके उनकी भी जो समस्याएं हैं वो सारी भी एक एफिडेविट में फाइल करने को बोला था। साथ ही साथ आज हाईकोर्ट में भी अहम सुनवाई है, क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार ये सुनवाई तो चल रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की संख्या, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है कि आखिर दिल्ली का जो कोटा है उसके हिसाब से ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है या फिर क्या ऐसी वजह है। ये सारी बिल्कुल गोनिका, देखना होगा कि केंद्र की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है। 4 अहम मुद्दों समेत वेदांता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इधर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से होने वाली मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी में मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा से लेकर पंजाब में जालंधर तक मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। परिजन ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना की स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पतालों में
दवाई की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 125 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का ऐलान किया है, लेकिन फिलहाल मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मेरठ में प्रशासन ने ऑक्सीजन सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए टीमों का गठन किया है, फिर भी दिल दहला देने वाले हादसे आ रहे हैं। केएमसी अस्पताल में 7 लोगों की मौत हुई। लोगों का दावा तो यह है कि पिछले 3 दिन में मेरठ के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 21 लोगों की जान गई। जिला प्रशासन अस्पतालों को नोटिस भेजकर मौत की वजह भी पूछ रहा है। मरीजों के परिजन कभी ऑक्सीजन प्लांट पर जाते हैं, कभी रिफिलिंग सेंटर पर, लेकिन हर जगह मायूसी ही हाथ लग रही है। इधर ग्रेटर नोएडा से भी इसी तरह की तस्वीरें मिली हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मरीजों के परिवार वालों की लंबी लाइन देखने को मिली। क्योंकि लोग ऑक्सीजन सप्लायर्स की दुकानों पर दौड़ लगाते लगाते थक गए हैं, इसीलिए डायरेक्ट कंपनी के बाहर ही इकट्ठा हो जाते हैं। इनका कहना है कि दूसरी दुकानों पर रिफिलिंग बंद हो चुकी है, कहीं ऑक्सीजन मिलती है, कहीं पर नहीं। अस्पताल वाले खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने के लिए कहते हैं और इसीलिए प्लांट के अफसरों से रिफिलिंग के लिए गुहार लगाई जा रही है। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, इस वक्त उनकी कोई सुनने को भी तैयार नहीं। लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले भी उनकी मदद नहीं कर रहे, वो उल्टा उन्हें यहां से भगाते हैं। इसी तरह के हालात मुरादाबाद में भी हैं। यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि हॉस्पिटल में 20 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और इसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई। इस पूरे मामले पर एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 लोगों की मौत को कंफर्म किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद है। मरीजों की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। एक और ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी ओर दवाओं की कालाबाजारी। कोटद्वार, ग्रेटर नोएडा, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, वडोदरा, इन सभी जगहों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं फेक फैक्ट्री तो कहीं रेमडेसिविर को महंगे दामों में बेचने के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करती है तो पता चलता है कि इस काले खेल का नेटवर्क कितना बड़ा है। जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग मुंहमांगी कीमत भी चुका रहे हैं, बावजूद इसके रेमडेसिविर नहीं मिल रही। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार से नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जहां एक दवा कंपनी में कोरोना के इलाज में मददगार रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये लोग एक इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से रेमडेसिविर के 196 नकली इंजेक्शन बरामद किए। ये लोग अब तक करीब 2000 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके थे। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री पकड़ी गई तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अहमदाबाद में रेमडेसिविर की कालाबाजारी तो वडोदरा में एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने रेड किया तो पता चला कि अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल का कर्मचारी और वडोदरा का फार्मासिस्ट मिलकर ये डर्टी गेम खेल रहे थे। पुलिस ने फार्म हाउस से 2200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है और इस बीच देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना के तहत पाबंदियां लागू हैं। बावजूद इसके गुरुवार को भी एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3,86,654 लोग पॉजिटिव पाए गए। चिंता की बात यह है कि 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा भी 3,500 को पार कर चुका है। हालात इतनी खराब है कि इस वक्त देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,64,000 से ज्यादा है, जबकि कोरोना वायरस 2,08,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। राहत की बात यह कि वैक्सीनेशन अभियान के बीच एक दिन में 2,91,484 मरीज ठीक भी हुए। और अब खबर महाराष्ट्र से है। देश भर में सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 771 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े के बाद अकेले महाराष्ट्र में मरने वालों की कुल संख्या 67,985 तक पहुंच गई। मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले मुंबई में सामने आए। इस दौरान 82 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी। नागपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हुई। पुणे में सबसे ज्यादा 146 मरीजों की मौत हुई और 7000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गुरुवार को भी उन्होंने 36 जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का जिक्र किया और अपनी चिंता जाहिर की। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहे हैं, सख्ती से फैसलों को लागू किया जा रहा है, इसके बावजूद मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। कोविड का जो ये चेन है, ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहा।
जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं सिर्फ इस अप्रैल महीने की बात करूं तो अब तक जो है करीब 17.2 लाख केसेस सिर्फ इस एक महीने में आ चुके हैं। 13,000 लोगों की मौत हुई है। CFR जो है वो 0.7% है। ये दिखा रहा है कि स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा मुंबई में अकेले 82 लोगों की मौत कल हुई, जो इस पूरे साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो हालात गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूर एक राहत की बात ये भी है कि मुंबई सहित कुछ अन्य महानगर है जहां पर लॉकडाउन का असर हो रहा है। केसेस जो वो थोड़ी उनमें कमी आई, लेकिन डेथ रेट, मृत्यु दर जब तक कम नहीं होगा तब तक जो है स्थिति यूं ही बनी रहेगी। एक और चिंता का विषय ये भी है कि 31 साल से 40 साल के बीच के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। मौत का आंकड़ा वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पिछले 4 दिनों में 63 से 66 हज़ार के बीच रोज़ाना कोरोना के नए मामले आ रहे हैं और जब तक इन पर कंट्रोल नहीं होता तब तक स्थिति राहत की कंट्रोल में नहीं आएगी। और सरकार की भी कोशिश यही है कि इस पाबंदियों को और ज़्यादा सख्त किया जाए। अगले 15 दिनों के उन्होंने लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। उम्मीद यही की जा रही कि शायद 20-22 दिन होने के बाद स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। जी बिल्कुल, 15 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि रोजाना रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामलों के अलावा डेथ रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखना होगा किस तरह से इन हालातों को मुख्यमंत्री कंट्रोल करने के लिए फैसले लेते हैं। अपडेट्स लेते रहेंगे दिनेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आपके MLA शोएब इकबाल ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही, ऐसे में हाईकोर्ट को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मुझे आज अपने MLA होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से MLA हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही MLA हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान होकर सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरे, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की तेज रफ्तार लगातार जारी है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 400 के करीब पहुंच गया। गुरुवार को 395 संक्रमितों की मौत हुई। ये लगातार 7वें दिन का आंकड़ा है जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मौत दर्ज की गई। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 24,235 नए मामले सामने आए। दिल्ली में फिलहाल 97,977 एक्टिव मामले हैं। हालांकि एक दिन में 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता संजय शाह जुड़ चुके हैं। संजय, दिल्ली के हालात लगातार जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं कि खुद अब विधायक से लेकर बड़े बड़े नेता सरेंडर मोड पे आ गए हैं, कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और ऐसे में दिल्ली कोर्ट की आज की क्या रणनीति रहेगी, दिल्ली सरकार की, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिल्ली की हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लगने वाली भीड़ कम नहीं हो रही है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि लोगों की जानें ज़्यादा जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का अस्पताल में एडमिशन नहीं हुआ वो लोग दर दर की ठोकरें खाकर होम आइसोलेशन में जा रहे हैं और घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तब ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रही है और लोग फिर ऑक्सीजन के लिए सप्लायर्स के पास जा रहे हैं। जबकि इस समय सरकार का जो फोकस है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सीधे हॉस्पिटल्स को दिया जाए, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में मरीज भर्ती है उनकी पहले जान बचाई जाए। ऐसे में क्या होता है कि जब जो होम आइसोलेशन में मरीज है उसके परिजन एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर के पास दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन के हम दूसरे सप्ताह में हैं। रोजाना 300 से ज्यादा संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए संजय। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला और ब्रेक के बाद देखिए वैक्सीन की क्राइसिस से कैसे निपट रही सरकार। ब्रेक पर जाने से पहले दिल्ली महाराष्ट्र के कोरोना के हालात आपको दिखाए और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूपी में पहली बार मरने वालों का आंकड़ा एक दिन में 295 तक पहुंच गया। गुरुवार को 24 घंटे में यूपी में 35,104 नए केसेस सामने आए, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3 लाख को पार कर चुकी है। यूपी में कोरोना के हालात देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार वैक्सीन अभियान को तेज करने में जुटी हुई है ताकि कोरोना को मात दी जा सके। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीके का ऐलान हो चुका है।
अब तक कोविन ऐप के जरिए करीब 3 करोड़ लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। इस बीच कई राज्यों ने 1 मई से वैक्सीन ड्राइव को फिलहाल टाल दिया है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाने की बात कही है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर में कितने दिन की वैक्सीन बची है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।